साथियों, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को आधिकारिक तौर पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में नामित किया गया है और वे 14 मई 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। साथियों, इससे एक दिन पहले 13 मई को वर्तमान सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और यह अनुसूचित जाति समुदाय से शीर्ष न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। मसलन चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति का आधार क्या होता है, और ये भी जानेंगे एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है और एमओपी अस्तित्व में कब आया। इसके साथ ही जानेंगे कि सीजेआई की सैलरी कितनी होती है, उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही रिटायर होने के बाद सीजेआई को पेंशन कितनी मिलती है। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में साथियों बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे साझा करें। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर एक जो है आधिकारिक रूप से अधिसूचना जो है जारी की गई और बताया गया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करते हुए प्रसन्न है। साथियों, यह एक अनाउंसमेंट था जिसे एक्स के माध्यम से आम जनता में प्रसारित किया गया। जस्टिस गवई, जो कि वर्तमान में जस्टिस खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, 6 महीने से कुछ अधिक समय तक वो पद पर रहेंगे। वे 65 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचने पर 23 दिसंबर 2025 को वो रिटायर होने वाले हैं। साथियों, उनके प्रमोशन यानी पदोन्नति स्थापित परंपरा के अनुरूप थी, क्योंकि न्यायमूर्ति खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति गवई के नाम की सिफारिश भी केंद्र सरकार से की थी। साथियों, न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और अनुसूचित जाति समुदाय के शीर्ष न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे व्यक्ति भी होंगे। उनसे पहले न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण 2010 में इस पद में जो है सेवानिवृत्त हुए थे। साथियों, एक छोटी सी जानकारी समझते हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी के बारे में। साथियों, 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावली में जन्मे न्यायमूर्ति गवई ने 1985 में अपनी कानून यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की और पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के आसीन जो न्यायाधीश थे स्वर्गीय राजा एस भोसले के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में अपनी जो है एक्सपर्टाइज रखते हुए उन्होंने अमरावती और नागपुर नगर निगमों, अमरावती विश्वविद्यालय और एसआई कॉम और डीसीवीएल जैसे राज्य एजेंसियों सहित कई नागरिक जो निकाय हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं उनका उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। अगस्त 1992 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील बने और अतिरिक्त सरकारी वकील भी नियुक्त उन्हें किया गया। बाद में 2000 में वे सरकारी वकील और सरकारी वकील के पद पर भी आसीन हुए। साथियों, जस्टिस गवई 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक अतिरिक्त जो है न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया और 2005 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। पिछले कई वर्षों में उन्होंने मुंबई में हाई कोर्ट की एक मुख्य पीठ के साथ साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में इनकी पीठों में भी साथियों उन्होंने काम किया। 24 मई 2019 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिला, पदोन्नत उन्हें किया गया और न्यायमूर्ति गवई जो है उनकी नियुक्ति न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो देश के सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय में वरिष्ठता और प्रतिनिधित्व को भी उजागर करती है। साथियों, जान लेते हैं चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। साथियों, परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जस्टिस जो सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीश के रूप में जो सबसे अधिक वर्षों तक जो काम करने का जिनको अनुभव होता है उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन, जिसे अब से MOP कहा जाता है, उसमें शामिल कर लिया गया है। साथियों, नियुक्ति का आधार जो होता है उसको समझते हैं। MOP में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ यानी सीनियर जस्टिस की होनी चाहिए, जिन्हें इस पद पर रहने के लिए उपयुक्त माना जाता है। 1999 में MOP पर सहमति बनने से पहले ही CJI के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जस्टिस को परंपरा के अनुसार शीर्ष पद पर प्रमोट किया जाता था। साथियों, MOP नियुक्ति प्रक्रिया तब शुरू होती है MOP के अनुसार जब केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री उचित समय पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निवर्तमान CJI से रिकमेंडेशन मांगते हैं, और परंपरा के अनुसार यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले उचित समय मौजूदा जो CJI होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की तारीख से 1 महीने पहले यह कार्यक्रम होता है। जो CJI होते हैं वो अपनी रिकमेंडेशन जो है भेजते हैं फिर, और MOP के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो भारत के CJI होते हैं उनका रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को मिलता है। फिर इसके बाद केंद्रीय विधि न्याय मंत्री जो प्रधानमंत्री को सिफारिश अपना प्रस्तुत करते हैं। फिर नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह जो है ली जाती है। हालांकि अगले CJI की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय तकनीकी रूप से केंद्र के पास है, लेकिन परंपरा के अनुसार केंद्र उसी व्यक्ति को नियुक्ति करता है जिसे CJI अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होना होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अपने कार्यकाल की अवधि के पहले 1 महीने के पहले जो है वो अपना रिकमेंडेशन CJI के लिए केंद्र के पास भेज देते हैं। अब साथियों समझते हैं MOP के बारे में। MOP क्या है? MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसे कहा जाता है। यह प्रथम न्यायाधीश मामले 1981 और द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 और तृतीय CJI 1998 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति के लिए एक सहकर्मी चयन प्रक्रिया की स्थापना की गई जो है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के रूप में जानते हैं। इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं और केंद्र तकनीकी रूप से इसकी सिफारिश करने को बाध्य होता है। MOP को पहली बार 1999 में लाया गया और नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायित्व को बताता है। यह दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायिक नवाचार है जिसे कानून या संविधान के पाठ के माध्यम से अनिवार्य नहीं किया गया है। और 2015 में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को लाने वाले संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया था। इससे केंद्र को न्यायाधीशों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में अधिक प्रभाव रखने की अनुमति मिल जाती। इस निर्णय के बाद 2016 में MOP पर फिर से बातचीत शुरू हुई, और हालांकि सरकार ने पिछले साल तक कहा कि वे अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब साथियों बात करते हैं CJI की शैली के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय CJI की शैली का मैटर जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल ट्रेंड हो रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को हर महीने की सैलरी के तौर पर 2,80,000 रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही CJI को 45,000 रुपये का सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा 10 लाख रुपए की एकमुश्त रकम उनको फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर दिया जाता है। साथियों और बात कर लेते हैं CJI को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है टाइप 7 का बंगला दिया जाता है जिसका कोई किराया उन्हें नहीं देना पड़ता। इस घर में उन्हें 24 घंटे सिक्योरिटी, नौकर और क्लर्क की सुविधा मिलती है। इसके अलावा एक ड्राइवर, एक सरकारी गाड़ी की सुविधा भी उनको मिलती है। वहीं कार के लिए हर महीने 200 लीटर फ्यूल मिलता है। इतना ही नहीं, PSO भी दिया जाता है। इसके अलावा कहीं जाने आने के लिए ट्रैवलिंग
अलाउंस भी दिया जाता है। ओवरऑल बात करें साथियों, तो सीजेआई की जो सैलरी होती है यह एक तरह से देश के प्रधानमंत्री से भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पीएम को सैलरी के तौर पर मंथली 1,60,000 रुपये ही मिलते हैं। साथियों, जब सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको मंथली पेंशन के तौर पर 1,40,000 रुपये दिया जाता है। साथ ही ग्रेचुटी के तौर पर 20 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद सीजेआई और उनकी फैमिली को सेंट्रल सिविल सर्विस के क्लास 1 ऑफिसर और उसके परिवार के बराबर मेडिकल फैसिलिटीज भी और सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको सीजेआई से जुड़ी पूरी जानकारी मिल गई होगी, जैसे सीजेआई की नियुक्ति, अधिकार, सीजेआई के वेतन और सुविधाएं आदि। इन सब से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सरकारी योजनाओं, कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और 8th पे कमीशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खास मुद्दे और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।